नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नई पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है। यह एक्सप्लेन्ड सत्र 18 जून 2022 यानी शनिवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें वीपीएन पर भारत की कार्यवाही नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का भारत सदस्य है जिसका कोई भी आसियान राष्ट्र सदस्य नहीं है? मैकोंग गंगा सहयोग, संघाई सहयोग संगठन, सार्क, बिम्स्टेक। आपको सही कथन का चयन करना है। उपर्युक्त में से कोई एक, उपर्युक्त में से कोई दो, उपर्युक्त में से कोई तीन कि उपर्युक्त सभी। मैकोंग गंगा सहयोग 6 देशों जिसमें भारत और 5 आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड को शामिल किया जाता है। इन देशों के द्वारा की गई एक पहल को दर्शाता है। यह इन 6 सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई एक पहल है जो गंगा नदी और मैकोंग नदी घाटियों को साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बात की जाती है शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसे शंघाई पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो एक अंतर महाद्वीपीय राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सैन्य गठबंधन है। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और पाकिस्तान इसके मुख्य सदस्य हैं। हाल ही में ईरान भी इसका सदस्य बना है। वहीं दूसरी ओर जब हम सार्क की बात करते हैं तो सार्क से तात्पर्य है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब बात की जाती है बिम्स्टेक की, तो इसका तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसमें 5 दक्षिण एशियाई देश और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश देखे जा सकते हैं। इसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका के अलावा म्यांमार और थाईलैंड की उपस्थिति देखी जा सकती है। जब बात की जाती है आसियान की, तो इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के एक संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस और ब्रुनेई सदस्य राष्ट्रों के रूप में विद्यमान है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि भारत मुख्य रूप से मैकोंग गंगा सहयोग का सदस्य है, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। लेकिन शंघाई सहयोग संगठन और सार्क ऐसे संगठन हैं जिसमें कोई भी आसियान राष्ट्र सदस्य नहीं है, यानी 2 इनमें से सही हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, उपर्युक्त में से कोई 2। आप इस क्षेत्र में भी विभिन्न सदस्य देशों की उपस्थिति देख सकते हैं, जिसके अनुसार भारत सार्क, मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन और बिम्स्टेक का सदस्य है। हालांकि म्यांमार और थाईलैंड आसियान और बिम्स्टेक दोनों के ही सदस्य हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में भारत आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, जिससे यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को ने चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। इसे एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामी पूर्व मुगल शहर कहा जाता है। कालिका माता मंदिर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के भीतर स्थित है। मंदिर परिसर में एक दरगाह भी है। आपको सही कथन का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की ऊपर के सभी। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क
जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, भारत के गुजरात में पंचमहल जिले में अवस्थित है। यह ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास स्थित है, एक शहर जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा वंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा द्वारा की गई थी। उन्होंने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा, जिसे बाद में चंपा राज के नाम से भी जाना गया। इस विरासत स्थल को 2004 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। इसे एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामी पूर्व मुगल शहर भी कहा जाता है। साथ ही कालिका माता मंदिर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के भीतर ही अवस्थित है और इसमें एक दरगाह भी अवस्थित देखी जा सकती है। इस रूप में सभी कथन हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। प्रधानमंत्री के द्वारा 18 जून को पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। एक इंजीनियरिंग चमत्कार होने के अलावा 11वीं शताब्दी का यह मंदिर परिसर, जिसमें एक दरगाह भी है, आस्थाओं के सामंजस्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राष्ट्र I2U2 समूह का सदस्य नहीं है या है? इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, भारत की यूक्रेन। आपको सही कथन का चयन करना है। केवल 1, 5 और 6, केवल 1, 2 और 6, केवल 3, 4 और 5 कि केवल 2, 3 और 4। अमेरिकी राष्ट्रपति 13 से 16 जुलाई तक पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस नए समूह को I2U2 समूह नाम दिया गया है, जिसमें I इंडिया यानी भारत और इजराइल को दर्शाता है, जबकि U अमेरिका और UAE को दर्शाता है। यह आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इस समूह को पहले से ही चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड की तर्ज पर एक नया क्वाड या फिर मध्य पूर्वी क्वाड करार दिया जा रहा है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन इसके सदस्य नहीं हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 6 यानी बी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कुख्यात ब्लैक डेथ महामारी निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण फैली थी? जीवाणु, वायरस, कवक कि प्रोटोजोआ। जब ब्लैक डेथ के बारे में बात की जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है, जो 1346 से 1353 के काल में पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में विस्तृत होता देखा गया था। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ब्लैक डेथ, जिसने लाखों लोगों को मार डाला, एक विशिष्ट जीवाणु जिसे येर्सिनिया पेस्टिस के नाम से जाना जाता है, उसके कारण यह फैला था, जिसमें पिस्सुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूक्ष्म जीव वाई पेस्टिस मानव आबादी में फैल गया, जिन्होंने किसी समय इसे मानव पिस्सू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे श्वसन प्रणाली के माध्यम से दूसरों को प्रेषित किया। ब्लैक डेथ में पीड़ितों की त्वचा पर दिखाई देने वाले काले धब्बों के कारण इसे ब्लैक डेथ कहा जाता था। इस रूप में हम देख सकते हैं हमारा सही उत्तर है ए यानी जीवाणु। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता साधन उपलब्ध करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से जिम्मेदार व्यवहार, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन, निम्नलिखित भूमि में फसलों की खेती की स्थायी प्रथाएं कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरण प्रभाव आकलन। जब हम बात करते हैं R2 व्यवहार संहिता की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे जिम्मेदार पुनर्चक्रण यानी रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग कहा जाता है
और इसे सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल यानी सेरी के द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग उद्योग के लिए बनाया गया है। R2 प्रमाणित कंपनियों के पास सामग्री पुनः प्रयोग, सामग्री और ऊर्जा वसूली जैसी रणनीतियों के आधार पर उपयोग किए गए और जीवन के अंत के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घटकों और सामग्रियों के प्रबंधन की नीति होती है। इस प्रकार से यह प्रमाणन इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण करने वालों के लिए देखा जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से जिम्मेदार व्यवहार। अब हम आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत चीन संबंध पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। लद्दाख में गलवान संघर्ष के 2 साल बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और जिसने भारत चीन संबंधों को दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिरा दिया था, अब दोनों पक्ष कई मामलों में संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, जिसमें भारतीय पक्ष एक व्यवहारिकता को प्रदर्शित कर रहा है। भले ही नई दिल्ली अब तक भारत के पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास खाली कराने या यथास्थिति की वापसी सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ है, इसके बावजूद द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और यह वर्तमान में उच्चतम स्तर पर देखा जा सकता है। कैलेंडर वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार $125 बिलियन देखा गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। इसमें चीन से आयात लगभग $97.5 अरब पर पहुंच गया है, जबकि निर्यात पहली बार $20 अरब को पार कर गया है। हालांकि राजनीतिक संपर्क फिर से पूरी तरीके से शुरू होना बाकी है, किंतु इसमें महत्वपूर्ण बातचीत देखी जा सकती है, जैसे कि चीनी विदेश मंत्री मार्च में दिल्ली आए थे। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया गया और उन्होंने उनके चीनी समकक्ष के द्वारा आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के द्वारा भी अगले सप्ताह चीन द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आभासी प्रारूप में भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा बीजिंग ने भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के वीजा पर 2 साल का कोविड प्रतिबंध भी हटा दिया। यह भी संकेत दिया गया है कि वह उन छात्रों के वीजा की प्रक्रिया पर भी काम कर रहा है जो महामारी के कारण वापस लौट गए थे। वहीं दूसरी ओर भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड समूह पर काम किया है, जो आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर हिंद प्रशांत में चीन को नियंत्रित करना चाहता है। संसद में प्रधानमंत्री के इस दावे के बावजूद कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, भारत और चीनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्ष बिंदुओं के समाधान के लिए 15 दौर की बातचीत कुछ अन्य ही प्रकार का संकेत देती है। बातचीत के चलते दोनों पक्षों के द्वारा गलवान, पेंगोंग झील और गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों की वापसी हुई है। हालांकि अभी भी 3 क्षेत्र ऐसे देखे जा रहे हैं जहां पे वापसी नहीं हुई है। इनमें देपसांग मैदान, हॉट स्प्रिंग्स और दम चौक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकते हैं जहां पहले वे गश्त कर रहे थे। इस समय में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कई बैठकें भी आयोजित हुई हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति की समीक्षा की है और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के 16वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई है। अब इसमें केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि भारत अप्रैल 2020 से पहले की सीमा स्थिति को बना पाने में सफल होगा। हालांकि यह बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।